स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इंग्लिश लिटरेरी वर्क्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कॉमेडी ऑफ एरर्स को देखेंगे। कॉमेडी ऑफ एरर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था और परफॉर्म किया गया था। हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से कॉमेडी ऑफ एरर्स को सिंपली एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि ये ड्रामा था और ड्रामा का अर्थ होता है इट वॉज मेंट फॉर परफॉर्मिंग। सो शेक्सपियर ने इसे इसलिए लिखा था ताकि ये परफॉर्म हो सके। और इसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, अगर आप बॉलीवुड के शौकीन हैं और आपने बॉलीवुड की 2 मूवीज़ देखी हुई हैं, एक मूवी का नाम है जोश जो कि 2000 में आई थी, ये जून के महीने 2000 में रिलीज़ हुई थी, और दूसरी है मूवी अंगूर। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जिस प्रकार से जोश मूवी के अंदर 2 गैंग्स बने होते हैं, एक तो होता है बिच्छू का गैंग, स्कॉर्पियंस जिन्हें कहा जाता है, या ईगल्स का गैंग, उसी तरह से कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंतर्गत भी 2 गुट बने होते हैं। तो अगर आप उस मूवी को याद कर सकते हैं कि किस प्रकार से उस मूवी में एक तो शाहरुख खान का ग्रुप होता है और एक चंद्रचूड़ के भाई का ग्रुप होता है, ठीक उसी तरह इस पर्टिकुलर कहानी, इस पर्टिकुलर ड्रामा में 2 गुट बने होते हैं। और अगर आपने गुलजार की बहुत ही फेमस मूवी अंगूर देखी हुई है तो देन ये वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। और कॉमेडी ऑफ एरर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, आप उसे मिनटों में सॉल्व कर सकेंगे। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि अंगूर जो मूवी है इट इज़ वन ऑफ द 100 मस्ट वॉच मूवीज़ बिफोर यू डाई। तो जो रिपोर्ट्स आती रहती है, रिसर्च निकलता रहता है, उस रिसर्च के अनुसार भी 100 बेस्ट मूवीज़ बिफोर आपकी मृत्यु हो जाती है, बिफोर यू डाई, यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। और अंगूर को अगर आपने देखा है तो कॉमेडी ऑफ एरर्स को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टार्ट करते हुए एक बैकग्राउंड जो आपको ध्यान रखना है कॉमेडी ऑफ एरर्स को याद रखने के लिए, वो ये है कि जैसा हम लोगों ने कहा था कि जोश मूवी में एक तो शाहरुख खान का ग्रुप होता है और एक चंद्रचूड़ के भाई का ग्रुप होता है, ठीक उसी तरह कॉमेडी ऑफ एरर्स के अंदर हमारे पास है साइक्रूस या साइक्रूशियन और इफियसिस। 2 गुट है, 2 ग्रुप्स है, 2 समुदाय हैं, साइक्रूस और इफियसिस। साइक्रूस और इफियसिस जो है ये लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और कोई भी साइक्रूशियन अगर इफियसिस की टेरिटरी में पाया जाता है तो उसको मृत्यु का दंड दे दिया जाता है, या फिर उसे रैंसम पे करना पड़ता है 1000 मार्क्स का। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि 2 समुदाय हैं हमारे साइक्रूस और इफियसिस, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, और कोई भी साइक्रूशियन अगर इफियसिस की टेरिटरी में पाया जाएगा तो या तो उसे मृत्यु का दंड दे दिया जाएगा या उसे 1000 मार्क्स देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये बैकग्राउंड के बाद एक जो कैरेक्टर है जिसका नाम है ईजियन जिसका नाम है, ये एक ओल्ड साइक्रूशियन मर्चेंट है, ये एक बूढ़े मर्चेंट है जो साइक्रूशियन एरिया से आए हैं। हम लोगों ने क्या कहा था, साइक्रूशियन और इफियसिस, साइक्रूस और इफियसिस ये 2 ग्रुप्स हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, और ईजियन है हमारे ओल्ड साइक्रूशियन मर्चेंट जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको पकड़ लिया गया है। क्यों पकड़ लिया गया है? क्योंकि ये एक साइक्रूशियन है और ये इफियसिस की टेरिटरी में पाए गए हैं, और इसीलिए ड्यूक दैट मींस वहां के राजा का ये निर्णय है कि अभी उन्हें बुला लिया जाए और अरेस्ट कर लिया जाए, और ईजियन से ये छानबीन की जाती है कि आप क्या कर रहे थे, आप साइक्रूशियन हैं, आप दूसरे समुदाय से हैं, तो आप इफियसिस की टेरिटरी में क्या कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलर घटना घटी है। अब ईजियन अपनी कहानी बताते हैं कि क्यों वो आए हैं, कि क्यों वो इफियसिस की टेरिटरी में आए हैं, इवन दो ही इज अ साइक्रूशियन होने के बावजूद, एक दूसरे समुदाय से आने के बावजूद भी वो एक अलग ग्रुप के समुदाय के टेरिटरी में क्यों चले गए, इवन दो उन्हें पता है कि अगर वो इफियसिस की टेरिटरी में पाए जाएंगे तो या तो उन्हें 1000 मार्क्स देने पड़ेंगे या वो उनको मारने का निर्णय लिया जाएगा।
तो एजियन की कहानी है इस प्रकार। एजियन कहते हैं कि वो अपनी वाइफ एमिलिया के साथ उन्होंने दो ट्विंस, उन्होंने एक पेयर ऑफ ट्विंस, दो बच्चों को जन्म दिया और दोनों बच्चों का ही नाम उन्होंने एंटीफिलस रखा। एजियन ने जो अपनी वाइफ एमिलिया के साथ जन्म दिया दो ट्विंस को, उन दोनों ही बच्चों का नाम उन्होंने एंटीफिलस रखा, जैसा हम लोग यहाँ पर हाईलाइटेड देख सकते हैं। और उन दोनों एजियन और एमिलिया ने एक पेयर ऑफ स्लेव्स को परचेज किया। यहाँ पर ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म में आता है कि कैसे आप स्लेवरी को प्रमोट कर रहे थे उस प्ले के दौरान, पर वो एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से एजियन और उसकी वाइफ एमिलिया ने एंटीफिलस के लिए, एंटीफिलस 1, एंटीफिलस 2, उन दोनों के लिए ही एक एक स्लेव को परचेज किया। और वो दोनों स्लेव्स भी जो थे वो आइडेंटिकल ट्विंस थे और उनका नाम है द्रोमियो है दोनों स्लेव्स का नाम। एजियन एमिलिया, हस्बैंड वाइफ, एजियन और एमिलिया ने जन्म दिया एंटीफिलस दो ट्विंस को, और इन दोनों ट्विंस की देखरेख के लिए उन्होंने दो स्लेव्स को परचेज किया जो भी ट्विंस थे और जिनका नाम था द्रोमियो। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि दो सन्स है एंटीफिलस और उन दोनों के दो स्लेव्स है द्रोमियो। अब क्या होता है कि क्योंकि वो एक शिप रैक हो जाता है, उनका समुद्र में शिप डूबने वाला होता है, इसीलिए ये दोनों भाई सेपरेट हो जाते हैं। तो एक एंटीफिलस और एक द्रोमियो गायब हो जाते हैं और दूसरे एंटीफिलस और दूसरा द्रोमियो अलग हो जाते हैं। और साथ में एमिलिया, एजियन की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी अलग हो जाती हैं। किस प्रकार से एक पूरी की पूरी दुर्घटना की वजह से, शिप रैक की वजह से किस प्रकार से एक फैमिली बिल्कुल अलग हो गई है। एंटीफिलस द्रोमियो का एक पैर अलग चला गया है और दूसरा एंटीफिलस और द्रोमियो का पैर अलग चला गया है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से एजियन अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करता है कि वो इफिसस में क्यों आए, वो एक साइक्रूशियन है, वो इफिसस में क्यों आए। उन्होंने फिर बताया कि जो छोटे एंटीफिलस है वो बन गए एंटीफिलस ऑफ साइक्रोस, जो छोटा एंटीफिलस था वो बन गए एंटीफिलस ऑफ साइक्रोस, दैट मीन्स वो साइक्रूशियन एरिया में चले गए और उनके साथ उनका स्लेव द्रोमियो भी था। और जब वो अडल्टहुड पे आए तो उन्हें लगा कि हमें अपने भाइयों को खोजना चाहिए। एंटीफिलस को लगा कि उसे अपने भाई को, एल्डर ब्रदर को ढूंढना चाहिए, और द्रोमियो को भी लगा कि उसे भी अपने भाई को ढूंढना चाहिए, और इसीलिए वो दोनों के दोनों एक खोज पे निकल गए। अब क्योंकि एंटीफिलस ऑफ साइक्रूस और उनके द्रोमियो एक खोज पे निकल गए, लेकिन अभी 5 साल हो गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं, और ये एजियन की चिंता का कारण है। और इसीलिए पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद एजियन अब फाइनली इफिसस पहुंच गए हैं, क्योंकि इफिसस ही एकमात्र जगह बची है जहां पे एजियन अपने यंगर एंटीफिलस और द्रोमियो को ढूंढना चाहते हैं। और इसीलिए एजियन जो है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इफिसस में आए हैं। अब जो वहां के राजा हैं, द ड्यूक इज एक्चुअली मूव्ड, वो बिल्कुल पिघल गए हैं ये कहानी सुन के, और वो एजियन को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें शाम तक का समय देता हूं कि तुम 1000 मार्क्स लेके आ जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये कायदा है, ये एक तरह का नियम है यहाँ पर। सो ड्यूक इज मैसिवली मूव्ड। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये तो हो गई थी कहानी जो एजियन ने बताई, और एजियन ने कहानी बताते हुए हमें एंटीफिलस जूनियर के बारे में बताया। यहाँ पर आपको याद रखना है, तो एंटीफिलस एल्डर का क्या हुआ। एंटीफिलस जो एल्डर है, एल्डर ई से आ रहा है, वो आ गए इफिसस में। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ई से एल्डर और ई से इफिसस। सो एल्डर एंटीफिलस बन गए एंटीफिलस ऑफ इफिसस, और जो रह गया वो बन गया एंटीफिलस ऑफ साइक्रोस। अब यहाँ पर जो एल्डर एंटीफिलस ऑफ इफिसस है वो अपने द्रोमियो के साथ रहते हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने विवाह भी कर लिया है, जैसा कि हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। अंगूर में भी इसी तरह से मौसमी चैटर्जी के साथ विवाह हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम इस पर्टिकुलर इमेज में देख पा रहे हैं, जो एंटीफिलस ऑफ इफिसस है उन्होंने विवाह भी कर लिया है, और वो इफिसस में अपनी धर्मपत्नी और द्रोमियो के साथ रहते हैं। सो किस प्रकार से हम ये याद रख सकते हैं कि कौन सा एंटीफिलस
एंटिफिलस कौन सी टेरिटरी को बिलोंग करता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि एल्डर एंटिफिलस ई से स्टार्ट हो रहा है, वो ईफिसिस चले गए हैं, और यंगर एंटिफिलस जो है अपने द्रोमियो के साथ साइक्रूस में रह रहे हैं। इस प्रकार से जब आप वीडियो को देख रहे हैं, आप एक चार्ट फॉर्मेट में ये सारी चीजें लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद रहे। एंटिफिलस जो साइक्रूस के हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका कॉमेडी ऑफ एरर्स जो स्टार्ट होता है, ये जिस तरह से बचपन में एक जैसे दिखते थे, हूबहू बॉयहुड में भी दोनों एंटिफिलस के सेट्स और द्रोमियो के सेट हूबहू एक जैसे दिखते हैं। और एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस जो है वो दूसरे द्रोमियो ऑफ ईफियसिस आ जाते हैं। सो एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस भी आ गया, उनके साथ उनका द्रोमियो भी आ गए और वो ईफियसिस पहुंच गए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस अपने द्रोमियो के साथ ईफियसिस पहुंच गए हैं, और जिस प्रकार का एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस है उसी प्रकार के एंटिफिलस ऑफ ईफियसिस दिखते हैं। जिस प्रकार के द्रोमियो ऑफ साइक्रूस है उसी प्रकार से यहाँ पर द्रोमियो ऑफ ईफिसिस दिखते हैं। इसीलिए कॉमेडी ऑफ एरर्स स्टार्ट होता है। कॉमेडी ऑफ एरर्स का अर्थ हो जाता है कंफ्यूजन स्टार्ट होती है इस प्रकार से। नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है कि एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस जो है उनको इन्विटेशन मिला है द्रोमियो ऑफ ईफिसिस से। अब ऑब्वियसली जो सर्वेंट है, जो स्लेव है द्रोमियो ऑफ ईफिसिस, उसे तो पता नहीं है कि वो जिससे मिल रहा है वो उनका मालिक नहीं है, वो उल्टा दूसरा एंटिफिलस है, और इसीलिए द्रोमियो ऑफ ईफिसिस एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस को बुला लेता है, न्योता देता है खाने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी ऑफ एरर्स इरप्ट करता है, क्योंकि एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस एक तो पहले बहुत ही असमंजस में पड़ा होता है कि मेरे को क्यों ये डिनर के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, लेकिन जब वो खाने के लिए आते हैं तो वो अपनी एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस अपने बड़े भाई की पत्नी से मिलते हैं, इवन दो उनको कुछ पता नहीं है कि वो उनके बड़े भाई की पत्नी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट घटना घट जाती है कि एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस जो है, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, ही फॉल्स इन लव विद ल्यूसियाना। अब ल्यूसियाना कौन है? ल्यूसियाना है एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस की पत्नी की बहन, उनकी वाइफ की बहन का नाम है ल्यूसियाना। जैसे कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस फॉल्स इन लव विद ल्यूसियाना, दैट मीन्स कि एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस की वाइफ की बहन के साथ ही फॉल्स इन लव। फाइनली एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस जो है उनको पागल घोषित कर दिया जाता है। क्यों पागल घोषित कर दिया जाता है? क्योंकि एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस पहले से ही उनके घर पे हैं, और इसीलिए अब कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो जो सही में ओनर हैं वो सही कह रहे हैं कि ही वांट्स टू गेट इनसाइड द हाउस एंड देयरफॉर ही इज डिक्लेयर्ड एज ल्यूनेटिक। उन्हें पागल घोषित कर दिया जाता है। और एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस बहुत ही तंग आ जाते हैं एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस की पत्नी के साथ। सो वो काफ़ी तंग हो जाते हैं उनकी पत्नी के साथ, और तभी हम क्या देखते हैं कि वो एक कॉन्वेंट में सहारा ले लेते हैं। अब इसके उपरांत क्या होता है, अब इवनिंग आ गई है। याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में क्या कहा था? हमने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि एड्रियन को ड्यूक ने समय दिया है कि शाम तक या तो तुम रैंसम का मनी लेके आओ 1000 मार्क्स, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। दैट इज व्हेन जो ड्यूक जो है एड्रियन को मारने ही लगता है कि एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस उन्हें बेग करते हैं, उन्हें प्लीड करते हैं, और साथ ही साथ में एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस भी आ जाते हैं और बेग करने लग जाते हैं। जब दोनों के दोनों एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस एंड एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस साथ में बेग करते हैं, तब पता चलता है कि कंफ्यूजन क्यों अराइज हुई है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं। सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि एबिस का अर्थ होता है जो लीडर होती हैं, हेड होती हैं नन्स की, क्योंकि याद है हमारा एंटिफिलस ऑफ साइक्रूस जो है वो बीवी से, एंटिफिलस ऑफ ईफिसिस की बीवी से तंग होके वो कॉन्वेंट में सहारा लेते हैं, और कॉन्वेंट में उन्हें एबिस मिलती है। एबिस का अर्थ होता है एक विमेन हेड, जो कि हेड होती
हैं नन्स की, तो वो पता चलता है कि एबिस कोई नहीं है बल्कि एबिस एमिलिया है, ईजिन की धर्मपत्नी। सो ईजिन को अपनी धर्मपत्नी मिल जाती है और अपने दोनों बच्चे मिल जाते हैं, और इसी से ये जो सारी की सारी कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में आई होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हम लोगों ने एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करी कॉमेडी ऑफ एरर्स की पूरी कहानी। अगर आप इस पर्टिकुलर कहानी को दोबारा से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसकी चीट शीट को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करके ले सकते हैं। आप नीशा रहेजा के नाम से मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट है आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स में तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंश्योर कीजिएगा कि आपको प्लॉट अच्छी तरह से पता हो, क्योंकि ये आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी होता है।